ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। चलिए, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं। ऑडिट में क्या पढ़ने जा रहे हैं मैम? तो देखो, अगर आपने एबीसी एनालिसिस देखी हो आपके सीएमए इंटर पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की, तब आपको पता चलेगा कि ऑडिट का जो आपका पोर्शन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। हमारे मन में जैसे कई बार काफी सारी बातें होती रहती हैं कि ऑडिटर है, तो आपके ऑडिटर भी 3 तरीके के होते हैं। ये सारी बातें आपके कंपनीज एक्ट में लिखी गई हैं। एबीसी एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्क्स वाइज भी आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? इन तीनों तो जो आपके 3 तरीके के जो ऑडिटर्स हैं, इन तीनों तरीकों के ऑडिटर्स को हम कवर करने वाले हैं। क्या एप्लीकेबिलिटी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट में किस तरीके के प्रोविजंस दिए गए हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे। इट मींस अगर एक ये वीडियो देख लेंगे तो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलेटेड जो भी आपका पोर्शन है प्लस कॉस्ट ऑडिट वाला पोर्शन आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके ऑडिट के सिलेबस में। क्वेश्चन कंपलसरी है यहाँ से आना, प्लस ऑडिट का जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है एंड प्लस ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका कंपनीज एक्ट के अंडर गिवन है। अब अगर कंपनीज एक्ट के अंडर गिवन है, इसका मतलब प्रोविजन एज इट इज आपको बताना पड़ेगा। बाकी की ऑडिट में अगर आपने समझा हुआ है तो आप इजीली लिख सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी याद करने वाली बात आ जाती है। तो आज की क्लास में आप मेरे साथ याद भी कर लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये ऑडिटर होता कौन है। ठीक है, हमने बहुत बार सुना है, काफी बार पढ़ा भी होगा, ऑडिटर ऐसा पर्सन है जो ऑडिट करता है। तो मैम ये ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब टू चेक। क्या चेक करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके मैम बताना क्या है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं या फिर नहीं। अगर अलग शब्दों में बोले तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारे प्री ऑडिटर का काम होता है। बात समझ में आई? ऑडिटर मतलब ऐसा पर्सन जो चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपको बताता है कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है या नहीं। अच्छा मैम, क्या ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चेक करता है? बिल्कुल नहीं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट का अलग एक सेक्शन है, अगर आपको पढ़ना हो तो वो भी बताइएगा। टाइप्स ऑफ ऑडिट में आपकी मैनेजमेंट ऑडिट होती है, ऑपरेशनल ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, टैक्स ऑडिट होती है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट होती हैं। करेक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के लिए अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो इसकी चेकिंग करते हैं। अब अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो उससे रिलेटेड ऑडिट की चेकिंग करेगा। यहाँ पे हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में। मैम ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो होता है जिसको आप बुलाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए। काफी बार सुना होगा ना कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चलते हैं। तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन ऑडिट करता है? आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या क्या ऑडिट करते हैं? क्या बैलेंस शीट सही बनी है, क्या पी&एल ठीक बना है, क्या करेक्ट, क्या जो भी आपने एसर्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के, क्या वो सही हैं कि नहीं, ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में बाकी की बातें अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन मेरे साथ याद रखना, सेक्शन 139। सेक्शन 139 किसके लिए है आपका? फर्स्ट ऑडिटर के लिए। फर्स्ट ऑडिटर कौन?
जो अगर आपकी कंपनी नई नई बनी है, नई नई कंपनी का नया नया ऑडिटर, बोलते हैं उसको फर्स्ट ऑडिटर। ठीक है, आपकी जो नई कंपनी बनी है उसमें आप ऑडिटर एक बुला के लाए हैं, वो आपका फर्स्ट ऑडिटर होगा। अब यहाँ पे अपने दिमाग में दो हिस्से कर लो। दो हिस्से क्या? नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग प्रोविजन क्यों होता है मैम? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के साथ एक इंसान होता है, उसको बोलते हैं हम सीएजी। क्या बोलते हैं उसको? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिट का सबसे बड़ा ऑफिस है सीएजी। ठीक है, तो सीएजी गवर्नमेंट कंपनीज में काफी तरीके के रोल प्ले करते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट कंपनी के लिए कुछ अलग प्रोविजन है। आओ बात करते हैं अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जो नया नया ऑडिटर आएगा उसको कौन अपॉइंट करेगा जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड के पास में ये पावर होती है। किससे रिलेटेड? आपके जो फर्स्ट ऑडिटर है उससे रिलेटेड। आगे बढ़ो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर अंदर, क्या बोला मैंने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 दिन के अंदर अंदर, कौन से 30 दिन के अंदर अंदर? जब कंपनी आपकी रजिस्टर हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए तो अब जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? मेंबर्स पे, जो अगले 90 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। मैम हमको बिल्कुल याद हो गया, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन के अंदर अपॉइंट करेगा? 30 दिन के अंदर अंदर। कंपनी अगर 1 अप्रैल को बनी तो 30 अप्रैल तक ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो 90 दिनों के अंदर अंदर आपके मेंबर्स को करना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए ये बात हो गई। अब हम जरा गवर्नमेंट कंपनी पर भी नजर डाल लें। गवर्नमेंट कंपनी में मैंने कहा पावर किसके पास होती है? सीएजी के पास में। सीएजी 60 दिनों के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर 1 अप्रैल को हुआ है तो 60 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर लेकर आ जाएंगे आपकी सीएजी। अगर सीएजी नहीं ला पाए, अगर नहीं ला पाए तो अब अगले ऊपर जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर आ जाएगी। अगर सीएजी नहीं ला पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे अगले 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक, अगले 30 दिन के अंदर अंदर। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नालायक निकल गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नालायक निकल गए, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर पाएंगे, तो जिम्मेदारी आखिरी में उसी के ऊपर आ जाती है जिसका पैसा लगा हुआ हो। कौन है वो इंसान? आपके मेंबर्स, आपके शेयर होल्डर्स। मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 60 दिनों के अंदर अंदर। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। इसका मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी के पास में तो दो ही तरीके की अथॉरिटी होती है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर कर लेंगे, मेंबर जो है आपके वो अगले 90 दिनों के अंदर कर देंगे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं किया तो। गवर्नमेंट कंपनी में इनके पास एक और ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं हम सीएजी का ऑफिस। सीएजी को कहा गया है कि आप थोड़ा ज्यादा वक्त ले लो, 60 दिन के अंदर पहला जो ऑडिटर है वो अपॉइंट कर दो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाओ, वो अगले 30 दिन में कर देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो अंत में जिस इंसान का पैसा लगा है उसे बुला के लाओ, मेंबर्स करेंगे अगले 60 दिन के अंदर अंदर। आई होप फर्स्ट ऑडिटर का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अब अगर आपको फर्स्ट ऑडिटर समझ में आ गया है, फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या? जो इंसान कंपनी के रजिस्टर होने के बाद में पहली बार ऑडिटर बने, तो फर्स्ट ऑडिटर जो है आपका वो कब तक एजीएम होल्ड करेंगे? ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? पहली एजीएम तक। कब तक होल्ड करेंगे? पहली एजीएम तक। यहाँ पे चलो मैं आपको एक और बात याद दिला देती हूँ। फर्स्ट एजीएम के लिए टाइम लिमिट क्या है? जिस ईयर में आपकी कंपनी बनी है, जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी पहली एजीएम हो जानी चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑडिटर है आपका वो कितने दिन तक काम करेगा? पहली एजीएम तक। पहली एजीएम तक ही काम करेगा, उसके बाद उसको बोल देंगे टाटा बाय बाय, अब आप जाइए,
अब टाइम आएगा किसी और का, ठीक है। आप पहली बार हमने कंपनी शुरू की थी, पहली बार आपको बुलाया, अब हम किसी और को बुलाएंगे और इसको कहा जाता है सबसीक्वेंट ऑडिटर। क्या कहा जाता है इसको? सबसीक्वेंट ऑडिटर। चलिए, सबसीक्वेंट ऑडिटर में आ गए हैं तो फिर से वही खेल, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। सबसीक्वेंट ऑडिटर का मतलब क्या होता है मैम, पहले ये बता दो। सबसीक्वेंट ऑडिटर का मतलब होता है पहले ऑडिटर के बाद में जो भी ऑडिटर आ रहा है वो आपका सबसीक्वेंट ऑडिटर होता है, ठीक है मैम। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के में मैम कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। शेयर होल्डर्स कहते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर के केस में हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुमको पावर दे दी कि तुम अपॉइंट कर लो, लेकिन अब आगे आने वाले हर ऑडिटर को हम खुद अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स खुद अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी में किसकी चलती है? सीएजी की चलती है। तो सीएजी को कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा 180 दिन के अंदर अंदर आप अपॉइंट कर लो। इसका मतलब अगर आपका 1 अप्रैल 2022 को फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो 180 दिन कब होंगे? 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर से पहले पहले सीएजी गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर अपॉइंट करके रख देंगे। बात समझ में आ गई? अब ये ऑडिटर कब तक रहेंगे? तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये रहेंगे 6th एजीएम तक। 6th एजीएम मतलब क्या मैम? 6 साल के लिए? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, मतलब 5 साल। क्योंकि फर्स्ट एजीएम तक तो पहला ऑडिटर था, पहले ऑडिटर के जाने के बाद फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, मतलब 5 साल का टेन्योर होता है आपके ऑडिटर का। बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट कंपनी के केस में इतना लंबा किसी को नहीं टिकने देते, ठीक है, इतना लंबा किसी ऑडिटर को नहीं टिकने देते। बोलते हैं आप हर साल बदले जाएंगे, हम नहीं रखेंगे आपको 5 साल तक के लिए। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर कब तक रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। कब तक रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर होगा। अच्छा, ये जो है ना, मैंने आपको बताया 5 इयर्स का टेन्योर, इसमें भी अभी एक बात आएगी कि ऑडिटर इंडिविजुअल है या फिर एक फर्म है, अकेला बंदा काम कर रहा है या झुंड में काम कर रहा है। झुंड में काम कर रहा है तो उसकी अलग ड्यूरेशन होगी, वो हम आगे देखेंगे। पहले अब चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कंपनी जो है ऑडिटर को बता देगी कि डियर ऑडिटर, सुनो सुनो, हमने तुमको अपॉइंट तो कर लिया है, लेकिन अब हमें रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। अच्छा, यहां तक तो आ गए मैम, लेकिन है ना कुछ बच्चों को क्लियर ही नहीं हुआ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ध्यान से सुन लो, तुम पढ़ रहे हो सेक्शन 139। किसके लिए होता है सेक्शन 139? ऑडिटर के लिए। कौन सा ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मैम ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रुथ एंड फेयरनेस पे जो पर्सन अपना ओपिनियन देता है वो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। कुछ ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब किसी कानून द्वारा अगर आपको ऑडिट करने के लिए कहा गया है तो वो पर्सन आएगा और ऑडिट करेगा, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है। ठीक है, जैसे आप अपने इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़े होंगे कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे ही वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती हैं, टर्नओवर को क्रॉस करती हैं, उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं। तो फिर ये किसको बुलाती हैं? फिर ये बुलाती हैं आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी किस वजह से हो सकती है? डेथ, रेजिग्नेशन या डिस्क्वालिफिकेशन। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है अगर आपको 5 साल के लिए बुलाया गया है
और आप 5 साल पूरे नहीं कर रहे हो, किन्हीं कारणों की वजह से पूरे नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो हो सकता है डेथ हो गई हो अनफॉर्चुनेटली, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया हो, ठीक है, या फिर आपने रिजाइन कर दिया हो। मैम ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है? ऑडिटर के दामन में लगे हुए कुछ दाग हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। आगे देखते हैं, कैजुअल वैकेंसी कौन फुलफिल करेगा? अगर आपने एक ऑडिटर अपॉइंट किया, वो ऑडिटर बीच में ही छोड़ के चला गया, आपकी नैया को बीच में ही छोड़ के वो चला गया, तो अब किसी को तो लाना पड़ेगा ना ऑडिट करने के लिए। तो वो अथॉरिटी किसके पास है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो एक ही हीरो है, वो है सीएजी। ठीक, ये हर जगह है, फर्स्ट ऑडिटर में भी है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी है, कैजुअल वैकेंसी भी यही फुलफिल करेंगे, सब पावर इन्होंने ही ले रखी है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैजुअल वैकेंसी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर वैकेंसी फुलफिल कर देंगे। अगर मान लीजिए हर बार 1 अप्रैल नहीं लेना चाहिए, चलो कुछ और लेते हैं, मान लो 30 अगस्त को उसने रिजाइन दे दिया। किसने मैम? ऑडिटर ने रिजाइन दे दिया 30 अगस्त को। तो अब अगले 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर तक ऑडिटर हाजिर हो जाना चाहिए। कौन सा ऑडिटर? दूसरा वाला, उसी को तो थोड़ी पकड़ के लाओगे। और जिम्मेदारी किसकी लाने की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी लेके आएंगे 30 डेज के अंदर अंदर। अगर सीएजी नहीं ला पाए तो, अगर सीएजी नहीं ला पाए तो देखो, हमेशा जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएजी को दी गई है, लेकिन ये भी माना गया है कि अगर सीएजी ने नहीं लाए तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुलफिल कर देंगे कैजुअल वैकेंसी। तो मैम वापस से कैजुअल वैकेंसी समझाओ। कैजुअल वैकेंसी का है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। 8 मतलब आप बीच में भाग गए, ठीक, बीच में छोड़ के आप भाग गए एज एन ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, डेथ हो गई या रेजिग्नेशन दे दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सर पे एक जिम्मेदारी नाचने लग गई कि नया ऑडिटर लेकर आओ। नया ऑडिटर कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर चाहिए। सेम तलवार सीएजी के सर पे भी लटकती है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर चाहिए। अगर नहीं लाए, अगर नहीं ला पाए तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेकर आएंगे। चलो जी मैम, ये बात तो समझ में आ गई। मैम ये जो नया ऑडिटर आएगा ये कब तक चलेगा? तो ये जो नया ऑडिटर आप बीच में पकड़ कर लाए हो, ये अगले 5 साल तक, 2 साल तक काम नहीं करेगा, ये सिर्फ नेक्स्ट एजीएम तक ही काम करेगा। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों मैम? इसको बीच में क्यों भगा रहे हैं? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सब्सीक्वेंट ऑडिटर मतलब पहले ऑडिटर के बाद में जितने भी ऑडिटर होते हैं, उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? आपके शेयर होल्डर्स पे। इसका मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करने वाला कौन है? शेयर होल्डर। सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर के केस में आपके बोर्ड को पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इसके अलावा बाकी सारे केसेस में शेयर होल्डर्स को पावर है। ठीक, शेयर होल्डर्स को पावर है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट करें। अब अगर बीच में ऑडिटर छोड़ के चला गया और बोर्ड को नया पर्सन लेके आना पड़ा एज एन ऑडिटर, तो ये पर्सन सिर्फ अगली एजीएम तक ही काम करेगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट एजीएम होगी मेंबर्स मिलकर बैठेंगे और एक नए पर्सन को अपॉइंट करेंगे एज एन ऑडिटर। यहां तक समझ में आ गई है बात? फटाफट बताइए। चलिए अब हम देखते हैं कंडीशंस फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। एक ऑडिटर जो रिटायर हो रहा है, क्या उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है या फिर नहीं? तो एक बात मैं आपको यहाँ पहले ही बता देती हूँ, आपके इंडिविजुअल ऑडिटर, अगर एक अकेला पर्सन ऑडिटर है तो उसके पास में 5 साल का ही टेन्योर होता है। अगर एक
फर्म ऑफ ऑडिटर है तो उनके पास में 2 टेन्योर होते हैं 5-5 साल के, मतलब टोटल 10 साल के। इसका मतलब एक फर्म ऑफ ऑडिटर जो होती है वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले 5 साल के लिए फिर से आ सकती है। तो लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं, वो नियम और शर्तें देख लो। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मैम ये बार बार डिस्क्वालिफिकेशन आ रहा है, हमको बड़ा तंग कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है डिस्क्वालिफिकेशन। थोड़ा सा सब्र करेंगे, अभी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ही हैज नॉट गिवन कंपनी नोटिस ऑफ इन राइटिंग, मतलब कब आप अपॉइंट कर सकते हो वापस से रिटायरिंग ऑडिटर को? तब जब या तो वो डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो, उसने आपको ये भी नहीं कहा कि मुझे अपॉइंट मत करो, ठीक है। अगर वो चिट्ठी लिख के तुमको संदेश दे दे कि भैया मुझे अपॉइंट मत करो, अब मैं नहीं आना चाहता, तो क्या तुम उसको अपॉइंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, आपके जो मेंबर्स हैं उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया होना चाहिए कि हम तो इस बंदे को अपॉइंट नहीं करेंगे। अगर मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए, हम किसी और को अपॉइंट करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। प्लस जो उसको रिटन सर्टिफिकेट देना होता है कि वो एलिजिबल है अपॉइंट करने के लिए। सीलिंग लिमिट क्या होती है? कंपनीज एक्ट आपको कहता है कि एक ऑडिटर 20 से ज्यादा कंपनीज में एज एन ऑडिटर वर्क नहीं कर सकता, ठीक। कितनी कंपनीज में? 20 से ज्यादा कंपनीज में। तुम अगर 30-30 कंपनियों में कर रहे हो तो गलत बात है, 20 से ज्यादा तुम नहीं कर सकते। तो तुमको अपना एक डिक्लेरेशन देना होता है, रिटन सर्टिफिकेट देना होता है कि डियर कंपनी, मैं 20 कंपनीज में ही मैक्सिमम अभी हूं, मतलब 19 कंपनी में हूं, एक तुम्हारे लिए जगह मेरे दिल में खाली है, ठीक है, अब तुम मुझे अपॉइंट कर लो। अगर उसने ऐसा रिटन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो फिर आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। मैम बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ गई कि रिटायरिंग ऑडिटर को अगर आपको अपॉइंट करना है तो कुछ नियम और शर्तें हैं। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स ने पास कर दिया कि हमें इस इंसान की शक्ल पसंद नहीं है, तो उसको आप अपॉइंट नहीं करेंगे। अगर उस इंसान ने खुद ही बोल दिया कि मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है, तो फिर भी वो अपॉइंट नहीं होगा। अगर उसने आपको रिटर्न सर्टिफिकेट नहीं दिया सीलिंग लिमिट वाला, तो भी आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर उसको कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो वैसे ही अपॉइंट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। रोटेशन का मतलब यहाँ पे कौन कितने समय तक कंपनी में बना रह सकता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, कौन कितने समय तक कंपनी में बना रह सकता है। अब इसकी बात करें किस पे एप्लीकेबल होता है ये? सभी लिस्टेड कंपनी में। ये लिस्टेड कंपनी कौन सी होती हैं? जो कंपनी एक लिस्टिंग एग्रीमेंट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, जैसे आपका एनएसई एंड बीएसई हो गया, इसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज में तो एप्लीकेबल है ही है, अनलिस्टेड कंपनीज में भी एप्लीकेबल है। कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो और बोरोइंग्स जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। आई रिपीट, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो और बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा हो, तो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ऑडिटर जो है वो रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट मतलब ये नहीं कि ऑडिटर को घुमा रहे हैं, नहीं, मतलब कि एक टाइम पे अगर आपने कंपनी को सर्विस दे दी है तो अब आप जाओ, आपकी जगह दूसरे आएंगे, फिर जब उनका टाइम पीरियड हो जाएगा तब किसी और को बुलाया जाएगा। आओ देखते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या होता है। हमने पढ़ा लिस्टेड कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी भी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा
एंड बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज्यादा हो, यहाँ पे भी इनको ऑडिटर्स रोटेट करने की जरूरत होती है। तो मतलब 3, लिस्टेड, अनलिस्टेड जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा, एंड प्राइवेट कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा प्लस आपकी बोरोइंग्स जो है वो भी 50 करोड़ से ज्यादा है। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी इंक्लूडेड नहीं होती। अब क्या ये रोटेशन का मतलब क्या है? अगर एक अकेला पर्सन आपके यहाँ ऑडिटर है, एक इंडिविजुअल आपके यहाँ ऑडिटर है, तो वो 5 सालों के लिए आप उसको बुलाएंगे और फिर 5 साल उसको बोलेंगे कि अब आप हमारे यहाँ नजर मत आना। इसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं? कूलिंग ऑफ पीरियड। कि अब आप घर बैठिए, शांत रहिए, कहीं और काम कीजिए, बट हमें मत दिखाई देना अगले 5 साल। 5 साल काम करो, 5 साल नजर मत आओ। ठीक है? ये किसके लिए? अगर आप अकेले कंपनी में ऑडिटर हो तो, आप एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर हो। लेकिन अगर आपकी एक फर्म है ऑडिटर्स की, आप 7-8 लोग हो जो कि ऑडिटर की तरह काम कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप 5-5 साल के 2 टर्म पूरे कर सकते हो। मतलब आप एक कंपनी में 10 साल तक ऑडिटर बने रह सकते हो। द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ इनिशियल 5 years। मतलब 5-5 साल के 2 टर्म्स आप पूरे कर सकते हो आसानी से। उसके बाद इनको कितने दिन के लिए घर बिठाया जाएगा? 5 years। कितने दिन के लिए? 5 साल। इनको भी 5 साल के लिए घर बिठाया जाएगा कि आप घर बैठिए और उसके बाद में फिर आप हमें दिखाई दीजिएगा। अच्छा, ये ऑडिटर कौन बन सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो आपका अंडर सेक्शन 139 है, कौन बन सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बात समझ में आई? सीए इज ऑथराइज्ड। अब अगली बात, मान लो आपकी कंपनी में एक पर्सन है, ऑडिटर की तरह काम कर रहा है, आपको उसकी कुछ बातें पसंद नहीं आ रही, तो क्या इतना आसान है ऑडिटर को उसके समय से पहले हटाना? एक ऑडिटर मान लेते हैं 5 साल के लिए आपकी कंपनी में आया, आप 3 साल तक आपने उसका काम देख लिया, आप उसके काम से संतुष्ट नहीं हो, आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आप उसको हटा सकते हैं? बिल्कुल आप उसको हटा सकते हैं। इसको कहते हैं रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। बुलाया था आपने 5 साल के लिए और 3 साल में ही उसको बोल रहे हैं टाटा बाय बाय, अब आप घर जाओ। ठीक? तो ऐसा बोलने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा मेंबर्स के पास में। देखना तो पड़ेगा ना भाई कि बाकी ज्यादातर मेंबर्स अग्री करते हैं या नहीं। मान लो सिर्फ 10% लोग सोच रहे हैं मेंबर्स में कि ऑडिटर सही नहीं है, तो क्या ऑडिटर को भगा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, उसके बाद में ही आप ऑडिटर को बोल सकते हो कि अब मत आना। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन आपको हरी झंडी दिखा दे कि ठीक है भैया हटा दो, किससे परमिशन? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन बोल दे कि ठीक है भैया अब हटा दो, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दोगे कि हम इस ऑडिटर को नहीं रखना चाहते। इसका मतलब आपके स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट कास्ट इन फेवर आर 3 times देन दी वोट कास्ट इन अगेंस्ट। ठीक है? अब बहुत मेजॉरिटी 75% से ज्यादा मेजॉरिटी अग्री करती है तो आप ऑडिटर को हटा दो। लेकिन हटाने से पहले जाने वाले का दुख तो सुनोगे, तो ऑडिटर को आपको जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो भी अपनी बात सुना सके। क्या? वो भी अपनी बात सुना सके, उसका भी पक्ष सुनना जरूरी है। ये बात चलो मैम हमको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। Resignation of the auditor. Section 140 subsection 2.
चलिए, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर मतलब ऑडिटर बोल रहा है तुम क्या मुझे निकालोगे, तुम्हारे निकालने से पहले मैं ही चला जाता हूं। ठीक है, अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कंपनी हटाना चाहती है ऑडिटर को उसकी टर्म से पहले, ये अलग सिनेरियो। अब ये सिनेरियो किसका है, ऑडिटर बोल रहा है बाय बाय मैं जा रहा हूं तुमको छोड़ के, तुम क्या मुझे निकालोगे, इससे पहले मैं ही रिजाइन कर देता हूं। उसने रिजाइन कर दिया। ऑडिटर शेल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the date of resignation a statement with the company and the registrar। क्या फाइल करेंगे, स्टेटमेंट विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। जा रहे हो तो जिस दिन रिजाइन किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को भी बताओ एंड रजिस्ट्रार को भी बताओ। अच्छा, जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है वो गवर्नमेंट कंपनीज के हीरो को बताएगा, मतलब कि सीएजी को बताएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज का हीरो कौन, सीएजी होता है, हम पढ़ चुके हैं। चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो या कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करनी हो, हर चीज में आपके सीएजी ही लगते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। रिमूवल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब 5 साल के लिए बुलाया था और 5 साल पूरे होने को हैं। 5 साल के लिए आपने बुलाया था, 5 साल पूरे हो गए हैं, अब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो unless the auditor has completed consecutive tenure of 5 or 10 years, his removal shall be approved by via resolution after giving a special notice. Special notice must contain information on the representation of auditor। ये representation members को भेजी जाएगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मान लीजिए आपका ऑडिटर रिटायर हो रहा है तो एक स्पेशल नोटिस जाता है जिसमें ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन जाती है। रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑडिटर की मन की बात, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं वैसे ऑडिटर की मन की बात, ऑडिटर के जो भी ऑब्जर्वेशंस है ऑडिटर अपने उस रिप्रेजेंटेशन में बताता है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीटिंग के नोटिस के साथ ये रिप्रेजेंटेशन भी भेजी जाए। लेकिन अगर कभी कंपनी को लग रहा है कि ये जो ऑडिटर ने अपनी मन की बात कही है इससे कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी के बारे में गलत सलत कहा गया है और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मेंबर्स को नहीं भेजी जानी चाहिए, तो कंपनी जाएगी दौड़ी दौड़ी ट्रिब्यूनल के पास और बोलेगी। अगर कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि ऑडिटर की मन की बात कंपनी की छवि खराब करने के लिए कही गई है तो ट्रिब्यूनल बोलेगा रहने दो जी, भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? दिस इज व्हाट इज रिटन इन दिस सेक्शन। company or any other person aggrieved may apply to tribunal for not sending representation if this right is abused by the auditor। ऑडिटर अगर इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, कंपनी के बारे में गलत सलत बातें लिख रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है आपके जो ऑडिटर हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी जाएगी मेंबर्स को। चलिए आगे की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, कौन ऑडिटर बन सकता है, तो ये तो मैंने आपको समय से पहले ही बता दिया था। क्या बताया था? सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 में कहा गया है कि कंपनी का ऑडिटर, ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन बन सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक फर्म भी बन सकती है लेकिन उस फर्म में मेजॉरिटी पार्टनर्स कौन होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेजॉरिटी पार्टनर, फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर आर chartered accountants who are practicing in India can be appointed as an auditor of the company। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मान लो आपके फर्म में टोटल 10 मेंबर्स हैं, कितने, 10 मेंबर्स। आपको कहा गया मेजॉरिटी होने चाहिए सीए जो कि इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर 6 लोग आपके यहाँ सीए हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी की ऑडिट करने गए तो वहां साइन कौन करेगा, इन 6 सीए में से कोई भी सीए ही साइन करेगा, बाकी के जो नॉन सीए मेंबर्स हैं आपकी फर्म के वो साइन नहीं कर सकते।
बात समझ में आया है? इसका मतलब ऑडिट करने का अधिकार, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का अधिकार आपके सीएस के पास में है। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम इतने टाइम से पढ़े जा रहे थे डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में आपको बताया गया है कि एक ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी। एक एक पढ़ते हैं। एक बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकती, ऑब्वियसली, बिकॉज अ बॉडी कॉर्पोरेट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। ऑडिट करने के लिए, चेकिंग करने के लिए इंसान होना बेहद जरूरी है, इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट एक ऑडिटर कभी नहीं बन सकती। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर आप कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय हो तो आप कैसे ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि आप हमेशा कंपनी के एहसान तले दबे हुए होगे। आप कभी भी खुले विचार से डिसीजन नहीं ले सकते, और ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी द ऑडिटर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, a person who is partner or who is in the employment or officer of employee of the company। मान लो कंपनी का एक ऑफिसर है, there is a company known as ABC Limited, ABC Limited का एक ऑफिसर है, ठीक है, इस ऑफिसर के एक पार्टनर हैं, ठीक है, देयर इज अ सीए नोन एज मिस्टर ए जो कि एबीसी लिमिटेड में काम करते हैं, करेक्ट। ये मिस्टर ए की अपनी एक सीए फॉर्म भी है, उसमें एक मिस्टर एफ हैं जो इनके साथ क्या है, पार्टनर हैं। तो मिस्टर एफ एबीसी लिमिटेड में कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय के पार्टनर हो तो आप कभी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। बात समझ में आई? चलिए, अब हर तरीके के पर्सन को इंक्लूड कर लिया गया है। पर्सन जो ऑडिटर बनना चाहता है, उसके रिलेटिव और उसके पार्टनर, ठीक है, उसके रिलेटिव और उसके पार्टनर। क्या कंडीशन आपको दी गई है? इज होल्डिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन दी कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। मतलब देखो, यहाँ पे कंपनी भी इंक्लूडेड है, होल्डिंग भी इंक्लूडेड है, उसकी सब्सिडरी भी इंक्लूडेड है, और एसोसिएट कंपनी भी इंक्लूडेड है। मतलब चारों टाइप इंक्लूडेड है, कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट कंपनी। आप इनमें से किसी में भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, मतलब आप शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब कुछ होल्ड नहीं कर सकते इन चारों में। प्लस यहाँ पे रिलेटिव को एक सहूलियत दी गई है कि रिलेटिव कब तक होल्ड कर सकते हैं, 1 लाख रुपीस तक। फेस वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी की। अगर 1.5 लाख हो गई तो ऐसे रिलेटिव के जितने भी आसपास के लोग हैं ये कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर मेरे रिलेटिव के टाटा में 1.5 लाख से ज्यादा के शेयर्स हैं तो मैं इस सिचुएशन में टाटा की ऑडिटर कभी भी नहीं बन सकती। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अगर पर्सन, उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं, पर्सन, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर। अगर ये कंपनी को इंडेप्टेड है, मतलब इन्होंने कंपनी से कोई लोन ले लिया है इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीस, क्या बोल रही हूं मैं, 5 लाख से ज्यादा का अगर लोन ले रखा है, किसने, पर्सन ने, उसके रिलेटिव ने, उसके पार्टनर ने, तो ऐसा इंसान कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता। प्लस यहाँ एक कंडीशन गारंटी की भी है। अगर आपने ऐसी गारंटी दे रखी है किसी थर्ड पर्सन के लिए, गारंटी मतलब क्या होता है, अगर वो थर्ड पर्सन कंपनी को उधार नहीं चुका पाता तो आप चुकाओगे। आपने अगर ऐसी कोई गारंटी दे रखी है 1 लाख रुपए से ज्यादा तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इसका मतलब आप खुद, अगर मैं
टाटा में ऑडिटर बनना चाहती हूँ तो मेरे पास कोई शेयर नहीं होना चाहिए टाटा का, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। मेरे रिलेटिव रख सकते हैं 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक, प्लस मैं मेरे रिलेटिव या मेरे पार्टनर्स जो हैं कंपनी से किसी भी तरीके का उधार नहीं लिया होना चाहिए। लिमिट क्या है? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर हम डिस्क्वालिफाइड। किसी थर्ड पर्सन के लिए परोपकार का काम मत करना। ऑडिटर बनना चाहते हो तो किसी थर्ड पर्सन के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी मत देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has business relationship। आपकी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं हो सकती, ना कंपनी के साथ, ना होल्डिंग के साथ, ना उसकी सब्सिडरी के साथ, ना उसकी एसोसिएट के साथ। ये चारों इंक्लूडेड होंगे हर पॉइंट में। जहां भी कंपनी का नाम लिया जा रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो होल्डिंग की भी बात कर रहे हैं, वो सब्सिडरी की भी बात कर रहे हैं, वो एसोसिएट की भी बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए। A person whose relative is a director or in the employment of the company or key managerial personnel। अगर किसी पर्सन का रिलेटिव डायरेक्टर है किसी कंपनी में या की मैनेजरियल पर्सोनल है, की मैनेजरियल पर्सोनल मतलब जिसके हाथ में कंट्रोल रहता है कंपनी का, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता क्योंकि उसका रिश्तेदार डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सोनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एल्सवेयर और पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर। आप जो है ऑलरेडी एक फर्म का हिस्सा है और वो फर्म जो है 20 से ज्यादा कंपनीज में जो है आप ऑडिट होल्ड करते हैं, ठीक है। आप एज एन ऑडिटर 20 से ज्यादा कंपनीज में ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप डिस्क्वालिफाइड होंगे। अगर आपने किसी भी तरीके का फ्रॉड कमिट किया है, ठीक है, अगर आपको फ्रॉड के केस में सजा हुई है तो अगले 10 साल तक, पहले तो सजा पूरी करो, सजा पूरी करने के बाद में फिर अगले 10 साल तक, ठीक है, जिस दिन आपको सजा हुई थी उस दिन और अगले 10 साल इसके बाद मतलब डेट ऑफ कन्विक्शन से 10 साल तक आप ऑडिटर नहीं बन सकते। कौन से कन्विक्शन में? अगर कभी फ्रॉड के केस में सजा हुई है तो। प्लस आपको कहा गया है अगर कोई पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्शन 144 वाली सर्विसेज देता है कंपनी को, उसकी होल्डिंग को, उसकी सब्सिडरी को या उसकी एसोसिएट को, तो ऐसा पर्सन जो है ऑडिटर नहीं बन सकता। सेक्शन 144 क्या है? सेक्शन 144 में कहा जाता है कि चेक करने वाला इंसान, जिस इंसान को कंपनी के अकाउंट्स चेक करने के लिए बुलाया गया है, वो कभी कंपनी के अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाली सर्विसेज नहीं देगा। इसका मतलब बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकता एक ऑडिटर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की। खूब बातें हो गई, अब बात करते हैं पैसे की, ठीक है। पैसा कौन देगा, कौन ऑथोराइज करेगा पैसे को देना? तो देखो फर्स्ट ऑडिटर किसके केस में करेंगे? फर्स्ट ऑडिटर रेम्यूनरेशन इज फिक्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो अपॉइंट करेगा वो ही रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा। सही बात है। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सब्सीक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। तो आगे आने वाले ऑडिटर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो भी आपका जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है। कब डिसाइड होता है आपका? जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है। बात समझ में आ गई मैम? अब आगे की बात करते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं? बहुत ही आसान सी बात है। पहला तो है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे तुम ऑडिटर हो, तुमको बुलाया किस लिए गया है? चेकिंग करने के लिए। तो चेकिंग करने के लिए किसकी चेकिंग करोगे जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिए जाएंगे? तो इसका मतलब किसी भी चीज को चेक करने के लिए पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल जाते हैं फिर उसकी चेकिंग वो करेंगे। नेक्स्ट है
किसी भी चीज के बारे में जो है वो इंक्वायरी कर सकता है ऑडिटर। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको कहा गया है कि चेक करके बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं। अगर वो चेक नहीं करेगा, इंक्वायरी नहीं करेगा, तो वो कैसे अपना ओपिनियन देगा? कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जहां पे वो ज्यादा चेकिंग करता है, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोन एंड एडवांसेस हैं कंपनी ने दिए हैं वो कंपनी के हितों के अगेंस्ट हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कोई पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज किए गए हैं P&L से? ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी के खर्चे अलग होते हैं। बात समझ में आई? Whether the position stated in financial statements is correct or not, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। ये तो ऑडिटर का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो बताएगा कि क्या सही है या फिर नहीं कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। सब्सिडरी से रिलेटेड रिपोर्ट भी वो मांग सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, रिकॉर्ड्स मांग सकता है, और भी अगर कोई वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको लग रहा है जरूरी है, तो क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है वो सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर से भी कह सकता है कि भैया जरा किताबें लेके इधर आ जाओ, मैं चेक करूंगा क्या काम है, ठीक है। आगे देखो, जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, राइट टू रिपोर्ट दी मेंबर्स को बता सकते हैं कि कंपनी का जो है क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहा है, क्या कंपनी सही रास्ते में जा रही है या गलत रास्ते में जा रही है। इसके बाद राइट टू लियन, राइट टू लियन मतलब अगर ऑडिटर को अपने काम के पैसे नहीं मिले, अगर ऑडिटर को अपने काम के पैसे नहीं मिले तो ऑडिटर जो है कंपनी के बुक्स को अपने पास में रख सकता है, ठीक है। कंपनी के जो भी बुक्स और एटसेट्रा है वो रख सकता है अगर उसको अपनी फीस नहीं मिली तो। प्लस गवर्नमेंट ऑडिट के केस में जो आपके सीएजी हैं वो टेस्ट ऑडिट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? टेस्ट ऑडिट। मान लो कोई ऑडिट हुई गवर्नमेंट कंपनी के केस में, सीएजी उससे संतुष्ट नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो वो टेस्ट ऑडिट आपकी कंडक्ट करवा देंगे। अब है आगे आपकी ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर जो कि सेम है लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड, कि कहीं पर्सनल एक्सपेंसेस तो चार्ज नहीं किए गए, लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी के हितों के अगेंस्ट तो नहीं है। प्लस आपके कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर में जो आपका कैरो है, कैरो 2016, इसमें कुछ चीजें कही गई हैं कि आपको इन बातों पे रिपोर्ट करना जरूरी है। ये बातें क्या है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हैं कंपनी के, ये बताइए। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मतलब होता है कि क्या कंपनी के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या इनको कोई ऑथराइज कर रहा है, क्या इनको कोई मॉनिटर कर रहा है डे टू डे बेसिस पे, या बिना ऑथराइजेशन के हो रहे हैं। क्या टाइट कंट्रोल्स हैं या लूज कंट्रोल्स हैं। अगर लूज कंट्रोल्स है तो दिक्कत हो सकती है, तो ऑडिटर का ये चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है? अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अनक्वालिफाइड मतलब कंपनी के अकाउंट्स दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब होता है ऑन एंड ऑल सही है अकाउंट्स लेकिन कुछ गड़बड़ है। एडवर्स रिपोर्ट कब दी जाती है? जब ऑडिटर ने चेक किया और उसको पता चला कि ये तो पूरी दाल ही काली है। और आपकी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दिया जाता है? जब ऑडिटर पता ही नहीं लगा पाया कि अकाउंट सही है या फिर गलत। ये किस सिचुएशन में हो सकता है? मान लीजिए एक कंपनी ने ऑडिटर को बुलाया और कहा ऑडिट कर दीजिए हमारे अकाउंट्स, लेकिन सडनली बाढ़ आ गई और सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो भी आपके रिसोर्सेस थे वो सब बह गए। अब ऑडिटर के पास कुछ है ही नहीं, आग लग गई, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो गए, तो अब ऑडिटर के पास कुछ है ही नहीं, वो चेक कैसे करेगा? सही और गलत का जब वो निर्णय नहीं कर पाता तब वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। तो यहाँ पे ऑडिटर ने अगर नेगेटिव रिपोर्ट दी है मतलब क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है तो वो रीजंस भी बताएगा कि क्यों उसने ऐसा किया है। एंड नेक्स्ट चीज, कारों में कहा गया है कि आपको ऑफेंस ऑफ फ्रॉड को भी रिपोर्ट करना है। ऑफेंस ऑफ फ्रॉड को कैसे रिपोर्ट करना है? अगर
आपका जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ से रुपए से ऊपर का है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर बताएं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर बताएं। अगर 1 करोड़ से कम का है तो आप ऑडिट कमेटी या बोर्ड को भी बता सकते हैं, ठीक। ऑडिट कमेटी क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे, सेक्शन 177 आ रहा है, कहाँ एप्लीकेबल होती है ऑडिट कमेटी। पहले आप ये ध्यान रख लो, फ्रॉड के केस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, और 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो बात को घर में ही रहने दो, बोर्ड को बता दो एंड ऑडिट कमेटी को बता दो, ताकि वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो अब हम अभी आगे बढ़ते हैं ऑडिट कमेटी के साथ में। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑडिट कमेटी। देखो, ऑडिट कमेटी कहाँ पे बनाना जरूरी होता है। ऑडिट कमेटी क्या होती है, मतलब नॉर्मली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऑडिट कमेटी में कुछ डायरेक्टर्स को स्पेशली अलग से बिठा दिया जाता है, उनको बोलते हैं कि आप ऑडिट कमेटी हो। अब ऑडिट रिलेटेड जितने भी काम होंगे उसमें आपका ओपिनियन जरूर से लिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, हर लिस्टेड कंपनी को एक ऑडिट कमेटी जो है बनानी पड़ेगी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको भी ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत पड़ेगी। कब? जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो, और प्लस लोन्स या बोरोइंग्स जो हैं वो 50 करोड़ से ज्यादा हो, तब आपको एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी में बैठेगा कौन? मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। कौन होने चाहिए मैम? कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं ऑडिट कमेटी में कौन बैठता है, ऑडिटर्स। नहीं, ऑडिट कमेटी में बैठते हैं आपके डायरेक्टर्स। मिनिमम कितने डायरेक्टर? 3 डायरेक्टर। इसमें मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। मतलब अगर आपने ऑडिट कमेटी बनाई जिसमें कि 7 डायरेक्टर होंगे, मान लो आपने ऑडिट कमेटी बनाई जिसमें 7 डायरेक्टर हैं, तो आपकी मेजॉरिटी किसकी होगी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। मतलब 7 में से 4 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। क्या? 7 में से 4 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, आइए देख लेते हैं फटाफट से। फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन के बारे में बताते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं, वैल्यूएशन चेक करते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, फंड्स एंड ऑल चेक करते हैं, एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जो भी कुछ ऑडिटर चेक करता है उसको वापस से रिव्यू करना इनका काम है, ठीक। ऑडिट कमेटी का काम है कि क्या असेट्स का वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन करेंगे। इंटर कॉर्पोरेट जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं उनकी स्क्रूटिनी करना कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया गया है या फिर नहीं। So this is the work of your audit committee. What are the powers of audit committee? It can call for comments of the auditor ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या किसी भी रिलेटेड मैटर में। अगर कहीं पे ये भी चेक करेंगे और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो ऑडिटर को बुलाएंगे, सुनो इधर आओ और आके हमको बताओ कि क्या दिक्कत है, अपने कमेंट्स दो। बोर्ड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने से पहले ये रिव्यू करते हैं और हर इशू को ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर योर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। Now we will move on to cost auditor. देखो, कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन है 148, ठीक है मैम। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या था? 139। कहां से था? 139 से। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिटर के बारे में। तो कॉस्ट ऑडिट में आपको कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज को
अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है, जैसे कि मटेरियल और लेबर, तो उनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किन कंपनीज के ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होती है टर्नओवर के साथ में। ठीक है, आगे देखो। The audit under subsection 2 shall be conducted by cost accountant in practice who will be appointed by the board on such remuneration as may be decided by members। मतलब cost auditor को कौन अपॉइंट करता है? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं? नहीं, काम का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है। जो कॉस्ट ऑडिटर हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते, और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब सबका काम बटा हुआ है, सब अपना अपना काम करेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या बात कर रहे हैं? रूल 3 में एप्लीकेबिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखो, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना अलग बात है, कॉस्ट ऑडिट करवाना अलग बात है। ऐसी कुछ कंपनीज हो सकती हैं जिनको कहा जा रहा है कि सिर्फ आप रिकॉर्ड मेंटेन करो, ऑडिट मत करवाओ। बट कुछ कंपनीज ऐसी आ जाती हैं जिनको कहा जाता है कि अब आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है। मतलब जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है वो तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन करेंगी ही। करेक्ट? तो चलो अब हम देखते हैं किनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। सो ऐसी कंपनीज जो कि प्रोडक्शन में है, स्पेसिफाइड गुड्स की कैटेगरी ए एंड बी, हैविंग एन ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट 35 करोड़ और मोर इन ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं। आपको कहा गया है कैटेगरी ए एंड बी। आपके जो कॉस्ट रूल्स हैं वहां पे दो टाइप की कंपनीज जो हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बताए गए हैं कैटेगरी ए एंड बी में। कैटेगरी ए में आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, कैटेगरी बी में आपकी नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। रेगुलेटेड में आपकी 6 तरीके के बिजनेसेस हैं, जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, शुगर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। करेक्ट? सो इन कंपनीज को कहा जाता है रेगुलेटेड। और आपका जो बी कैटेगरी है नॉन रेगुलेटेड, इसमें आपकी 33 टाइप्स के बिजनेसेस हैं। इसको आप शेड्यूल में जाके नोट करेंगे। ठीक है? सो ऐसी दोनों कैटेगरी की कंपनीज जिनका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टोटल टर्नओवर सभी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। कब? पिछले साल, गए हुए साल में अगर आपका सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको जो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए जी, अब हम बात करेंगे मैनर ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में मेंटेन होना चाहिए? CRA1। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दे रखे हैं, अराउंड 24 आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबके लिए सेपरेट सेपरेट, तो वो आपको फॉलो करने हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको ऐसे मेंटेन करने हैं जिससे आप पर यूनिट कॉस्ट जो है आराम से निकाल सकें। सो आपको इस तरीके से आपको फॉर्म किसमें मेंटेन करना है? फॉर्म नंबर CRA1। CRA1 में आपको जो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है? प्लस आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फॉलो करना है। आगे देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कैटेगरी ए रेगुलेटेड एंटिटीज, आई हैव टोल्ड यू, रिलेटेड टू आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, शुगर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया। ठीक है? इस तरीके के आपके 6 सेक्टर्स हैं, इन पे आपकी एप्लीकेबिलिटी है। रेगुलेटेड गुड्स इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुलेटेड गुड्स। आपके पेट्रोलियम से, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं आपके, यहाँ पे आपका एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है पिछले साल 50 करोड़ या उससे ज्यादा रहा, प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो 25 करोड़ से ज्यादा है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। मतलब अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सिर्फ 35 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का टर्नओवर 35 करोड़ को एक्सीड कर गया है इन केस ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नॉन रेगुलेटेड के लिए अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ है, ठीक है, और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब कि रेगुलेटेड एंटिटीज में 50 करोड़ ओवरऑल टर्नओवर, 25 करोड़ इंडिविजुअल टर्नओवर, प्लस नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज में अगर आपका 100 करोड़ एनुअल टर्नओवर जो आपका है ओवरऑल सब जगह से 100 है, एंड प्लस इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का अगर आपका 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? नॉन रेगुलेटेड गुड्स में 33 प्रोडक्ट्स हैं, ये आप शेड्यूल में जाके देखेंगे, एंड रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, who can be appointed as a cost auditor? A practicing cost and management accountant can be appointed as a cost auditor as per the Cost and Works Accountant Act 1959। चलिए जी, सेक्शन 141 में जो हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी, किसके लिए पढ़ी थी? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। सेम टू सेम डिस्क्वालिफिकेशंस आपके कॉस्ट ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। हमने पढ़ा कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये 180 दिन कुछ याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? स्टैट्यूटरी ऑडिटर में पढ़ा था कि अगर सब्सीक्वेंट ऑडिटर सीएजी को अपॉइंट करना है तो वो 180 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेम चीज आपको यहाँ पे भी कही जा रही है कि कॉस्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। Company to inform such appointment to central government within a period of 30 days of the board meeting. Appointment is made within a 180 days period and plus inform CRA 2। आपने 180 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंट करना है। जैसे ही आप अपॉइंट कर लेंगे 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना है। विच एवर इज अर्लियर इन्फॉर्म CRA 2। CRA 1 किसके लिए था? कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। CRA 2 किसके लिए है? कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है कॉस्ट ऑडिटर में तो वो कौन फुलफिल करेगा? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको आप इन्फॉर्म कर दोगे CRA 2 में सेम फॉर्म में। इसका मतलब जब भी आप एक कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश अपॉइंटमेंट हो या फिर कैजुअल वैकेंसी की वजह से हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म CRA 2 में जो है इंटीमेट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स जो है वो कॉस्ट ऑडिटर पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है। कंपनी अपनी पॉलिसी फॉलो कर सकती है। जैसे हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में पढ़ा कि अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर बनता है तो वो 5 साल का एक टर्म कंप्लीट करेगा, उसके बाद 5 साल वो घर बैठेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड। सेम अगर फर्म ऑफ ऑडिटर है तो वो 10 साल तक काम कर सकते हैं, 5-5 साल के 2 टर्म, इसके बाद उनको घर बैठना पड़ेगा 5 साल के लिए। दैट इज कूलिंग ऑफ पीरियड। करेक्ट, ऐसा कोई प्रोविजन जो है वो कॉस्ट ऑडिटर के लिए नहीं है। अब एक बात सुनो, ये जो घर बैठना है इसका मतलब ये नहीं है कि वो और कहीं ऑडिट नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कहीं ऑडिट कर सकते हैं, बट जिस कंपनी में उन्होंने काम कर लिया है 5 साल या 10 साल जो भी केस है, तो इस सिचुएशन में आप उस कंपनी में नहीं आएंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जो जिस कंपनी में अगर ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड है तो वहां कंपनी का जो भी रेम्यूनरेशन है वो आपकी ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी। ये बात हमने पढ़ ली।
ऐसी कंपनीज जहां पे आपको ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे बोर्ड आपका रेम्यूनरेशन फिल करेगा और शेयर होल्डर्स जो है इसको रेटिफाई करेंगे। इसका मतलब जहां पे ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है वहां पे ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, और जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है वहां बोर्ड फिक्स करेंगे और शेयर होल्डर्स बोलेंगे ठीक है। अब एक बार अगर आपके कॉस्ट ऑडिटर ने ऑडिट कर दी तो आप जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो किस में फाइल करेंगे? CRA3 में टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब उस साल की ऑडिट रिपोर्ट साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन फॉर्म नंबर CRA3। Company shall within 30 days from the date of receipt of copy of the cost audit report furnish to the central government in form CRA4। जो cost auditor है वो कंपनी को देगा किसमें? CRA3 में, और कंपनी किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA4 में। ये फॉर्म्स याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी डिमांड कर सकती है विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड। अब हम बात करेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में। कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन 148, स्टैट्यूटरी ऑडिट का सेक्शन 139, सेक्रेटरियल ऑडिट का सेक्शन है 204। क्या है? 204। हर लिस्टेड कंपनी एंड कंपनी बिलोंगिंग टू द अदर प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ में वो एक सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी लगाते हैं, जो कि कौन देगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस आपको देंगे। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होती है? जितने भी आपके कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो भी एक्ट होते हैं या फिर जितनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या वो चीजें सही हो रही हैं या नहीं, उससे रिलेटेड आपको बातें बताते हैं आपके कंपनी सेक्रेटरी। आगे देखते हैं। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस टू कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि ऑडिट करने का पहला नियम ही ये है कि जब तक उसको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी वो कैसे ऑडिट कर पाएगा। ठीक है। अगर कोई रिमार्क कंपनी सेक्रेटरी ने दिया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ अ कंपनी और ऑफिसर contravenes provision, then the company and every officer in practice who is in default shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh rupees. This is not that important. Important is applicability of secretarial audit. कहाँ पे applicable है? हर listed company में। कॉस्ट ऑडिट की हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली। डिपेंड्स ऑन रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, टर्नओवर। रेगुलेटेड सेक्टर में ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो इस सिचुएशन में आपको जो है कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का 35 करोड़ से ज्यादा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। सेक्रेटरियल ऑडिट में हर लिस्टेड कंपनी को करानी पड़ेगी। एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर। या तो टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा या पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हो पब्लिक कंपनी में तो आपको ऑडिट करानी पड़ जाएगी। बात समझ में आ गई? आगे की बात पढ़ते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में दी जाएगी? फॉर्म नंबर MR3। ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्रेटरियल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग। मतलब कि कॉस्ट ऑडिटर को भी कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में पहले ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड अपॉइंट करता है, आगे आने वाले सारे ऑडिटर्स को मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। इट इज एडवाइजेबल फॉर सेक्रेटरी to get engagement from the company. Secretarial auditor should accept letter of engagement. अगर कोई changes होता है तो वो members को बता दें। जब secretarial auditor अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेगा फॉर्म नंबर MR3 में, तब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट के साथ में सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने तीनों तरीके की ऑडिट कवर कर ली। ऑडिटर कौन कौन होते हैं वो भी कवर कर लिया, कौन अपॉइंट करेगा ये भी कवर कर लिया। आपकी बहुत
कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो कि इस वीडियो में कवर्ड है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सभी लोग इसको लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच।